तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़ और आज डेट है 27 दिसंबर। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ सामने आई है रिगार्डिंग रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को एक झटका लगा है। बेसिकली जो आरबीआई चाहता था वो हो नहीं पाया और उसको उस काम को पोस्टपोन करना पड़ा। केवल आरबीआई को नहीं, आम जनता को भी बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। जो आम जनता की इच्छा पूरी हो जाती और उसका काम जल्दी से जल्दी हो जाता, वो काम दोस्तों अब जल्दी नहीं हो पाएगा। अब ये सब मैं क्या कह रहा हूँ आपको सुन के कुछ अजीब लग रहा होगा, लेकिन सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ें दोस्तों, फिर आपको बात समझ में आएगी। आरबीआई इंडेफिनिटली पोस्टपोन्ड जनवरी 3 रोल आउट ऑफ फास्टर चेक क्लियरेंस फेज 2। बेसिकली आरबीआई ने क्या किया था, एक प्रपोज किया था एक को क्या वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो और इसके लिए एक डेडलाइन डिसाइड करी थी 3 जनवरी 2026। लेकिन दोस्तों वो अब चेक जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगा। आरबीआई ने इस प्लान को क्या किया है, इंडेफिनाइट टाइम के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अग्रिम कोई डेट नहीं दी गई कि भाई इस डेट से लागू होगा। फिलहाल के लिए इस प्लान को पोस्टपोन कर दिया गया है। आप सेकंड न्यूज़ पढ़ें दोस्तों। फास्टर चेक क्लियरेंस गेट्स डिलेड। जो फास्टर चेक क्लियरेंस होता है उसको क्या हुआ, डिले हो गया। बैंक्स नॉट रेडी आरबीआई। आरबीआई ने ऐसा कहा कि बैंक रेडी नहीं है, इसलिए 3 जनवरी से जो हम प्लान कर रहे थे इसको लॉन्च करने का, वो अब लॉन्च नहीं होगा, उसको हम डिले कर रहे हैं। पर कब करेंगे ये भी उसने डेट बताया नहीं फिलहाल। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आइए बढ़ते हैं हम हमारी तरफ न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले तो वो चेक का क्या कांसेप्ट है? आप सब लोग चेक के बारे में जानते हो। मेरा अकाउंट है, मैं चेक काट के दूसरे को दे देता हूँ, दूसरा उसको अपने खाते में जमा करा लेता है, ये कहानी होती है। तो अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊँगा कि चेक क्लियरिंग होता क्या है। सपोज़ करो ये ए है, इसका अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है? ये बी व्यक्ति है, इसका अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है? अब इस बी को इस ए को कुछ पैसा देना है, तो ये बी पीएनबी ने जो बी को क्या करना है, ए को कुछ पैसा देना है। तो ये क्या करेगा, इसके पास क्योंकि इसका अकाउंट किसके पास है, बी का पीएनबी में है, तो इसके पास किसकी चेक बुक होगी, तो पीएनबी की होगी। तो ये चेक काट के क्या देगा, सपोज़ करो इसने ₹10,000 का चेक काट के किसको दे दिया, चेक काट के दे दिया ए को, ठीक है बात यहाँ तक। अब ए क्या करेगा, ए के पास तो पीएनबी का अकाउंट नंबर नहीं है, लेकिन उसके चेक का उसके पास किसका चेक आ गया, पीएनबी का आ गया। तो ए तो कहाँ जाएगा, अपने बैंक के पास जाएगा, एसबीआई के पास में, और इस चेक को कहाँ जमा करेगा, एसबीआई में जमा करेगा। लेकिन अब चूंकि एसबीआई को पता ही नहीं है कि बी के खाते में कितना पैसा है, पीएनबी का अलग मैटर है। एसबीआई का और पीएनबी का जो लिंक है आपस में कुछ भी नहीं है। भाई एसबीआई को पता है, लेकिन एसबीआई को पीएनबी के बारे में थोड़ी पता है कि बी में के खाते में कितना पैसा है, और इसको पीएनबी से लेना पड़ेगा ये पैसा, तभी तो ये एसबीआई इसके खाते में डालेगा। तो इसके दोस्तों ये दोनों जो मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं चेक क्लियरिंग। चेक क्लियरिंग कहते हैं, ठीक है बात यहाँ तक। चेक क्लियरिंग का मतलब क्या होता है कि जो ए के पास चेक है एसबीआई का, ये कहीं ना कहीं जाएगा, और पीएनबी का जो उसके खाते में से पहले बी के खाते में पैसा डेबिट डेबिट होगा, फिर ये इसके ए के खाते में पैसा डेबिट होगा। इस पूरी क्रिया को कहते हैं चेक क्लियरिंग। देखो चेक क्लियरिंग भारत में चेक कंसेप्ट नया नहीं है। चेक तो आजादी के पहले से, जब से बैंक चलते आए तब से चेक का कंसेप्ट चलता है। पहले कोई ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, सब काम मैनुअल होता था, कोई एक जगह फिक्स कर दी जाती थी। मैं जब बैंक में जॉब करता था, 2010 की पहले की बात बता रहा हूँ। सपोज करो ये ए बैंक था, ये बी बैंक था, ये सी बैंक था। ऐसे एक कस्बे में हो सकता है 4 पर 8-10 बैंक हो, तो एक सब जगह को एक कॉमन जगह मिलते थे, जिसको क्या कहते हैं क्लियरिंग हाउस कहा जाता था। ये ए बी यहाँ जाएगा, ये ए के पास जितने चेक आ गए वो यहाँ लेके जाएगा, डी अपने सारे चेक लेके यहाँ जाएगा, सी अपने सारे चेक लेके यहाँ जाएगा, बी अपने सारे चेक लेके यहाँ जाएगा क्लियरिंग हाउस में। सारे फिजिकल जाते थे, मैं खुद कई बार गया। जो बैंक का जनरल कैशियर होते हैं ना, वो इसको सारी चेकों को लेके वहां जाता था, वहां सारे बैंक वाले मिलते थे, फिर ये आपस में दोस्तों चेक शेयर किया करते थे, आपस में चेक शेयर किया करते थे, और ये प्रक्रिया चलती रहती थी और सेटलमेंट हो जाता था। ये पूरी प्रक्रिया कर रहे थे चेक क्लियरिंग। ये कब होता था दोस्तों, ये 2010 के पहले होता था, जब सारा काम मैनुअल होता था। लेकिन 2010 के बाद में क्या किया, ये एक नया कांसेप्ट लेके आया, वो होता है सीटीएस। आप देखो चेक ट्रंकेशन सिस्टम। बेसिकली चेक ट्रंकेशन सिस्टम दोस्तों 2010 में लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैनुअल जाना नहीं पड़ेगा। आपके बैंक में ब्रांच में कोई अकाउंट कोई चेक आया, आप उसको स्कैन करके सामने वाले बैंक को भेज दोगे, तो अब काम कितना आसान हो गया। मैं फिर बता रहा हूँ, 2010 के पहले क्या होता था, हर बैंक के पास जितने चेक आते थे वो सब एक जगह मिलते थे फिजिकली, वो चेक आपस में शेयर करते थे और उसको बुक किया करते थे। लेकिन दोस्तों ये काम बहुत लंबा और जटिल था, टाइम बहुत लगता था इसमें पैसा खाते आने में। एक जमाने में दोस्तों चेक क्लियर होने में 7 दिन, 14 दिन, 15 दिन तक भी लगते थे, 2-2 सप्ताह तक भी लग जाया करते थे। तो इसी को देखते हुए दोस्तों जब सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो चेक क्लियरिंग का काम क्यों ना ऑनलाइन हो। तो 2010 में एक संस्था है एनपीसीआई, आपने नाम सुना होगा इसका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कई सारी चीजें लाया है एनपीसीआई, यूपीआई वगैरह सब इसी का आइडिया। तो इस एनपीसीआई ने एक कंसेप्ट डेवलप किया, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम, इसमें दोस्तों कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे चेक आपके पास आएगा, आप उसको क्या करोगे, उस ब्रांच वाला क्या करेगा, उसको स्कैन करके ऑनलाइन सिस्टम में डाल देगा, सामने वाले बार अपना पहुंच जाएगा। अब फिजिकल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सीटीएस इज ए प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग चेक। सीटीएस क्या है, एक चेक क्लियरिंग की एक प्रोसेस है, जिसमें चेक कहाँ जाता है,
चेक फिजिकल ना जाके इलेक्ट्रॉनिक जाता है, चेक इलेक्ट्रॉनिक देते हैं फिजिकली बस। भाई सीटीएस क्या है, एक प्रोसेस है क्लियरिंग चेक को, जिसमें काम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है, न कि फिजिकली। फिजिकल कहीं नहीं जाना, आपको स्कैन करके ऑनलाइन सेटअप करना है। तो ये दोस्तों सीटीएस था। लेकिन सीटीएस की भी कई कमजोरियां थी। सीटीएस में दोस्तों आपने क्या किया, सीटीएस में दोस्तों क्या होता था, बेच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था। सीटीएस प्रो क्या बेच प्रोसेसिंग। सपोज करो ये बैंक ब्रांच है, इसमें अब 1 चेक आया, 2 चेक आया, 10 चेक आया, तो सीटीएस में क्या होता है दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग फॉलो करती थी। मतलब समझ लो 50 चेक आए, तो 50 चेक आएंगे तो सारे चेक एक साथ मिलके क्या होंगे, उसको बैच बन के फिर प्रोसेस होगा। एक वन बाय वन नहीं होगा, एक चेक आएगा उसको एंड टू एंड क्लियर नहीं होगा। ऐसे 10 चेक, 20 चेक, ऐसे एक चेकों का बैच आता है। उस बैच बनने के बाद दोस्तों उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता था। तो इस पूरी प्रक्रिया में लंबा टाइम लगता था, लगभग फिर भी 2 से 3 दिन लगता था। पहले तो 7-7 दिन लगते थे, 10-10 दिन लगते थे। लेकिन सीटीएस आने के बाद दोस्तों थोड़ा-सा एडवांस हुआ, और अब क्या हुआ, ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन में लगने लगी। और इसमें क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग होता था। मतलब एक बैच बनता था, जैसे 10 चेक का, 20 चेक का, 50 चेक का एक बैच बनेगा, तब जाके उसको प्रोसेस में होगा। सेम कंसेप्ट एज नेफ्ट। आपने नेफ्ट का नाम भी सुना होगा, आपने आरटीजीएस का नाम भी सुना होगा। आरटीजीएस क्या होता है, स्टेट होता है, उसमें बैच का चक्कर नहीं, जैसे आरटीजीएस किया पैसा ट्रांसफर। लेकिन नेफ्ट में क्या होता है, बैच बनता है, 10 नेफ्ट हुए, 20 नेफ्ट हुए, तब फिर उसको आरबीआई क्लियर करता है। सेम ऐसा होता है दोस्तों सीटीएस में। यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग को फॉलो किया जाता था, चेक का बैच बनता था, वेयर चेक्स वर कलेक्टेड थ्रू आउट द डे एंड प्रोसेस्ड एट फिक्स्ड इंटरवल। यहाँ क्या होता है, दिन भर चेक को कलेक्शन करता था, दिन भर जितने भी चेक आएंगे सबका कलेक्शन होता रहता था, और फिर उनको फिक्स इंटरवल, हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, जो भी रूल होगा उस हिसाब से फिर क्या होता था, उसको प्रोसेसिंग होती थी। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों टाइम लगता था। दिस प्रोसेस टेक टाइम जनरली 2 से 3 दिन। आपने कई लोगों ने चेक क्लियर कराए होंगे, 2 से 3 दिन तो अभी भी लगते हैं दोस्तों, 2025 के पहले भी 2 से 3 लगते थे। लेकिन आरबीआई ने देखा कि ये तो फिर भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रक्रिया है। मेरा चेक है, मेरा पैसा है, मुझे उसको मेरे अकाउंट में डालने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं, तो ये क्या जटिल प्रक्रिया थी। तो आरबीआई क्या चाह रहा था, तो चेक क्लियरिंग की प्रक्रिया को तेज करना चाहता था, स्पीड अप करना चाहता था। सेम डे, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में ये काम हो जाए। इसके लिए दोस्तों अक्टूबर 2025 में, इसी साल मैंने इसको भी वीडियो भी बनाया था। अक्टूबर 2025 में मैंने भी वीडियो बनाया था। उसमें एक प्रक्रिया लेके आए, नया कंसेप्ट लेके आए। उसका नाम देखो, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन सीटीएस। बेसिकली सिस्टम सीटीएस का ही है, लेकिन उसमें एक नया फीचर जोड़ा गया। कौन सा, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, सीसीएस, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रियलाइजेशन इन सीटीएस। सीटीएस में एक नया फीचर जोड़ा गया। क्या, अब तक जो प्रक्रिया बैच के माध्यम से होती थी, 10 चेक, 20 चेक का, वो अब बैच के माध्यम से, क्योंकि वो कंटिन्यूअस होगी। जैसे बैंक के पास एक चेक आया, तुरंत स्कैन किया और तुरंत उसको प्रोसेस कर दिया, सामने वाले ने तुरंत उसको अप्रूव किया, और खाता और अकाउंट में क्या हुआ, फंड ट्रांसफर हो गया। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अक्टूबर 2025 में लाई गई थी, लॉन्च्ड बाय आरबीआई इन अक्टूबर 2025 में। क्या लॉन्च करी, कंटिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑन रिलेशन इन सीटीएस टू स्पीड अप चेक क्लियरिंग प्रोसेसिंग ब्रिंगिंग इनटू सेम डे। बेसिकली अक्टूबर 2025 में जो कंसेप्ट लगे आए कंटिन्यूअस क्लियरिंग का, इसका मेन आरबीआई का ऑब्जेक्टिव था कि सेम डे में क्या हो, चेक क्लियर हो। ऐसा नहीं 2 दिन 3 दिन नहीं लगे, सेम डे हो जाए। फॉलोइंग कंटिन्यूअस क्लियरिंग इंस्टेड ऑफ बैच प्रोसेसिंग। इसमें क्या किया दोस्तों, बैच प्रोसेसिंग के स्थान पर कंटिन्यूअस क्लियरिंग को फॉलो किया गया। तो दोस्तों जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग में क्या होता था, कंटिन्यूअस क्लियरिंग में दोस्तों जो बैच प्रोसेसिंग को छोड़ के क्या किया, कंटिन्यूअस क्लियरिंग क्या किया, एक चेक आया तुरंत उसको स्कैन किया, सिस्टम में गया और तुरंत उसको अपलोड कर दिया, तुरंत खाते में पैसा जमा हो गया। तो सेम डे क्या होने लग गया, अब पैसा ट्रांसफर होने लग जाएगा। ऐसा एक कंसेप्ट लेके आए थे आरबीआई। तो इसके 2 फेज थे दोस्तों। सबसे पहला फेज था बेसिकली जिसको लॉन्च किया गया था 4 अक्टूबर 2025 को। तब ये बहुत न्यूज़ में रहा था दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था। तब इसके अंदर क्या किया, फेज 1 के अंदर दोस्तों चेक क्या किया, स्कैन किया। हाँ, तो वहाँ चेक आते क्या हुआ, एक चेक आता है उसको स्कैन किया, उसको प्रेजेंट कर दिया सामने वाले बैंक को, एंड पास्ड इन ए फ्यू इयर्स ऑन ए कंटीन्यूअस बेसिस। ये का सारा काम कैसे हुआ, कंटीन्यूअस बेसिस पे हुआ। चेक आया, स्कैन किया, प्रेजेंट किया, पास हो गया। चेक आया, स्कैन किया, प्रेजेंट किया, पास हो गया। बिल्कुल कंटीन्यूअसली, कोई बैच का काम नहीं, कुछ भी नहीं। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था सेम डे। क्या था, सेम डे आपके अकाउंट में खाता ट्रांसफर हो जाए, 4 घंटे में, 6 घंटे में, 9 8 घंटे में, मतलब सेम डे दोस्तों हो जाए। इसमें टाइम भी दिया गया था, जो बैंक चेक आप प्रेजेंट कर सकते हो वो 10 से 4 बजे के बीच का टाइम था। 10 से 4 बजे के बीच में क्या होता है, चेक प्रेजेंट कर सकता है। जो नहीं फिर 5 बजे जाके कि मेरा चेक क्लियर करो, तो वो नहीं। 10 से 4 बजे का टाइम था, आप चेक प्रेजेंट कर सकते हो। और उसको कंफर्म कब करना पड़ेगा, 10 से 7 के बजे के बीच में। मतलब बैंक क्या करेगा, एक बैंक के पास जैसे चेक आया वो 10 से 7 4 के बजे भी उसको बुक करके सामने वाले बैंक को भेज देगा। सामने वाले बैंक को दोस्त को 10 से 7 बजे के बीच-बीच में उसको अप्रूव करना पड़ेगा। अगर सपोज़ करो अप्रूव नहीं किया तो फिर डीम्ड अप्रूवल का सिस्टम था यहाँ दोस्तों। ये एक बहुत नया कांसेप्ट था। सपोज़ करो ए बैंक ने के पास चेक आया, उसके स्कैन करके दिन में 12 बजे और क्या किया, उसको बी बैंक को भेज दिया। लेकिन बी बैंक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। शाम को 7 बजे तक उसको क्लियर नहीं किया।
तब भी वो क्या हो जाएगा, अपने आप माना जाएगा कि बी ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। भले से चाहे उसके कस्टमर के खाते में पैसा हो ही ना हो। ये दोस्तों एक सुनो अजीब सी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, ए के पास बैंक के पास चेक आया कोई, वो बी को भेजेगा, बी बैंक को। अब बी बैंक क्या करेगा, उसका जो उसके अकाउंट है उसको चेक करेगा, उसमें पैसा है नहीं है। लेकिन अगर उसने चेक नहीं किया, जानबूझ के डिले किया शाम को 7 बजे तक, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटो डिम्ड हो जाएगा, ऑटो अप्रूव हो जाएगा। इट मीन्स अपने आप मान लिया जाएगा कि बी बैंक ने क्या किया, उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब चेक बाउंस होने की कोई बात नहीं। इसलिए ए क्या करेगा, अपने कस्टमर के बैंक के खाते में पैसा डाल देगा। तो ये डिम्ड अप्रूवल का सिस्टम आया दोस्तों। इससे क्या होगा, बैंकों पे दबाव था, डिम्ड अप्रूवल हो जाएगा, सपोज करो, और सामने वाले कस्टमर के खाते में पैसा नहीं था, तब फिर लायबिलिटी किसकी आ जाएगी, बैंक ऑफिसर की आ जाएगी, बैंक के अधिकारी कर्मचारियों की आ जाएगी। इसलिए बैंक का क्या होगा, सीरियस होगा, और सेम डे क्या करना पड़ेगा, उसको अप्रूवल देना पड़ेगा। तो इस फेज उनका कंसेप्ट ये था कि सेम डे कुछ हार्स के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, ये सारा काम क्लियरिंग का काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जो फेज 1 तो लॉन्च कर दिया चुका है, 4 अक्टूबर को लॉन्च किया जा चुका था। उस टाइम आपने न्यूज़ पढ़ी होगा अक्टूबर की, तो कई बीच में कई प्रोसेस में कोई लंबा हुआ था, कई बैंकों में कई सारी तकलीफ आई थी। देखो दोस्तों, जो काम काफ़ी टाइम से चल रहा था, उसको एकदम से सिस्टम को चेंज करना, आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन लाना, बैंकों को तैयारी का टाइम नहीं देना, तो इस सब में दोस्तों मैन पावर बहुत लगता है। तो वहाँ चेक क्लियर होने में टाइम लगता है, स्कैन होने में बैंक के पास इतना मैन पावर था नहीं। तो कई सारी उसमें क्या होती दिक्कतें आई थी। तो ये कुछ उसमें प्रॉब्लम भी आई थी, लेकिन चलता रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों फेज 2 उसका ऑब्जेक्टिव था। फिर दोस्तों इसके बाद आरबीआई चाहता था कि फेज 2 लेके आया जाए। फेज 2 का जो बेसिकली आरबीआई चाहता था कि फेज 1 तो अक्टूबर में लॉन्च कर दिया गया था। हम 3 जनवरी 2026 से, जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है, 3 जनवरी 2026 से क्या करेंगे, फेज 2 को इम्प्लीमेंट करेंगे। फेज 2 वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय बैंक्स फ्रॉम जनवरी 3 2026। कि फेज 2 में क्या था दोस्तों, इन फेज 2 द डिमांड अप्रूवल टाइम टू बी चेंज ऑन 3+3 क्लियर आवर्स। भाई फेज 2 में और ज़्यादा तेज करने का काम था। फेज 2 का उद्देश्य 3 घंटे के अंदर-अंदर आपने क्या किया, जब उसको 11 बजे एक बैंक में चेक दिया, अब ये बैंक तुरंत दूसरे बैंक को भेज देगा, तो 2 बजे तक किसी भी प्रकार से ये आपके अकाउंट में पैसा जमा हो जाए, ऐसा फेज 2 का ऑप्शन था। फेज 2 में जो डिम्ड टाइम था ना, उसमें तो क्या था, फेज 1 में तो शाम को 7 बजे के बाद का था। लेकिन दोस्तों इसमें शाम को 7 बजे का कंसेप्ट नहीं है, इसमें 3 घंटे का कंसेप्ट है। जब भी आपने चेक प्रेजेंट किया, वो 3 घंटे के भीतर-भीतर सामने वाले बैंक को अप्रूव करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो वो डिम्ड अप्रूवल माना जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक अप्रूवल माना जाएगा। इट मीन्स फेज 2 का अगर कंसेप्ट सही से लागू हो जाता, तो केवल 3 घंटे के भीतर-भीतर ही चेक का जो बैलेंस था, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता। लेकिन दोस्तों ये बैंक नहीं पाया, आरबीआई ने क्या कर लिया, हाथ खड़े कर लिया। बैंक के पास इतना संसाधन नहीं थे, बैंक के पास को तैयारी करने का टाइम नहीं देगा, ना कोई ऑपरेशनल पावर थी, तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को क्या करना पड़ा, फाइनली इसको पोस्टपोन करना पड़ा। आरबीआई ने क्या अनाउंसमेंट किया, फेज 2 ऑफ कंटीन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट पोस्टपोन्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने क्या किया, इसको पोस्टपोन कर दिया टू प्रोवाइड मोर टाइम टू बैंक्स इट लर्न देयर ऑप्शन। बैंकों को और ज्यादा टाइम देने के लिए क्या किया, आरबीआई ने इसको पोस्टपोन कर दिया। देखो दोस्तों, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए आरबीआई को कि उससे बेइज्जती हो। ये एक तरह से क्या है, आरबीआई की बेइज्जती है। जनरली आरबीआई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी पूरे इंडिया में धाक है, इसका सम्मान किया जाता है, और जो जनरली अपना टाइम अच्छा करता है। लेकिन दोस्तों इस मामले में आरबीआई को मात खानी पड़ी। आरबीआई ने बिना किसी तैयारी के, बिना बैंकों की राय लिए, और ये अनाउंसमेंट कर दिया जो कि लागू नहीं हो पाया। पहले दोस्तों ये चीज अच्छी है, कंसेप्ट अच्छा है, कंसेप्ट नोबल है, बहुत अच्छा, मतलब आम आदमी की भलाई का काम है कि उसका अकाउंट में केवल 3 घंटे में पैसा आ जाए। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए, बैंकों के पास संसाधन चाहिए, मैन पावर चाहिए, और कई सारी दोस्तों ऑपरेशनल प्रोसेस चाहिए, उसके सॉफ्टवेयर में भी अपडेट करना पड़ सकता है, कई सारी चीजें चाहिए थी। इसके पहले तैयारी नहीं करी, पहले तैयारी नहीं करा तो बाद में क्या करें, बेइज्जती खानी पड़ी। इसलिए दोस्तों इससे सीख मिलती है कि अगर भविष्य में कोई भी काम ऐसा करें, जिसकी पहले पूर्व तैयारी करें, तभी वो काम अनाउंसमेंट करें, नहीं तो उसको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की तरह पोस्टपोन करना पड़ेगा। दोस्तों आज का पूरा मुद्दा यही था। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।